क्योंकि हम लोग को जो अर्लीस्ट एविडेंसेस ह्यूमन्स की यहाँ मिलती हैं, जिसको हम पैलियोलिथिक एजेस के नाम से जानते हैं, तो पैलियोलिथिक एज का सबसे अर्लीस्ट सेटलमेंट कश्मीर में लिदर वैली से हमको मिलता है। पंच मार्केट कॉइन्स वर द अर्लीस्ट मीडियम ऑफ करेंसीज एक्सचेंज। बर्तन इन्वेंट किए जो पहली बार हमको कश्मीर में देखने को मिलते हैं। एक हंटिंग सीन है, दो ह्यूमन्स है, दे आर सॉर्ट ऑफ किलिंग। हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 में 20 लाख। बिल्कुल। तो ये दोनों यहाँ पे सीजनली मूव कर रहे थे। अच्छा। एक ग्रुप विंटर में आ रहा है, एक समर में आ रहा है। तो क्या ये वही लोग थे? दोज हु हैव नाउ ट्रैवल्ड फ्रॉम गफकराल टू सैमथन? अभी नहीं पता है, लेकिन कुछ अलग हो रहा है। एंड सैमथन वाज द फर्स्ट सिटी। इट वाज द सिटी, फर्स्ट सिटी। ये एक जमाने में कश्मीर ही नहीं, लद्दाख भी शायद पानी था। तो खुश्की कहाँ से आ गई? असी दौर कर पतवत। कश्मीर लाइफ स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। कश्मीर लाइफ स्टूडियो से जो हिस्ट्री टॉक्स की सीरीज जारी है, चल रही है, उसकी दूसरी किस्त में आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूं। पहली किस्त में जो कन्वर्सेशन सीरीज थी, उसका मकसद ये था कि यही जानना कि हमारी जो ज़मीन है, इसके अंदर क्या राज छुपे हैं और ये हमको हमारे वजूद के हवाले से क्या बताता है। और आज की जो कन्वर्सेशन होने जा रही है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि जो हमारे अजदाद थे सदियों मिलेनियाज पहले, हज़ारों साल पहले, वो क्या छोड़ के चले गए कश्मीर से। तो इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है एक जाने माने मौर्रिख जिनकी नज़र आर्कियोलॉजी पे ज़्यादा है और काम भी किया है, जनाब प्रोफेसर अब्दुर्रशीद लोन साहब से। लोन साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। शुरुआत इस बात से करेंगे कि ये इस बात पर तो इत्तेफाक है, ये तो मुत्तफ़िक़ुन अलैह बात है कि एक ज़माने में कश्मीर ही नहीं, लद्दाख भी शायद पानी था। तो खुश्की कहाँ से आ गई? हिस्ट्री या कश्मीर हिस्ट्री या किसी भी एरिया की जब हम हिस्ट्री को समझते हैं तो हम लोग को सोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब हम कश्मीर हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं तो यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं पहले सोर्सेज से ही कि हमारे पास, क्योंकि हम बहुत लाखों सालों पुरानी बात करते हैं, तो टू अंडरस्टैंड द पास्ट उस बैकग्राउंड को समझने के लिए हमको या तो अब किताबों में जाना पड़ता है या तो हम ज़मीन को खोदते हैं। तो इन्हीं दो सब्जेक्ट्स को या डिसिप्लिन्स को हम हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो कश्मीर की जब हम बात करते हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की, तो यहाँ पे हमको सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस जो मिलते हैं वो पैलियोलिथिक एजेस से बिलोंग करते हैं, या पैलियोलिथिक एज हम उसको कहते हैं। तो उसी पैलियोलिथिक एज के टाइम में ही हम देखते हैं कि 2 अलग अलग डेवलपमेंट्स कश्मीर में हो जाते हैं। क्योंकि कश्मीर एक लेक था, एक काफ़ी बड़ा पानी का, एक हम कहेंगे छोटा मोटा सा एक समंदर था, पूरा यहाँ पानी भरा हुआ था वैली में। तो वैली से फिर पानी का निकलना, कई सारे हमारे पास आर्गुमेंट्स है, कई सारे दलील हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उन जो जितने भी एविडेंसेस हम लोग को मिलते हैं, तो वो हमको यही मतलब समझाते हैं कि पहले पानी भरा था, पानी निकल गया, लेकिन निकलने का तरीका जो है वो शायद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है वो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। तो साइंटिफिक एविडेंसेस हमको कहते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो यहाँ के पहाड़ जो है उनमें आपस में जो टक्कर हो जाती है, या यहाँ के जो प्लेट्स जिनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स जो हम जिनको कहते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होने की वजह से ही वैली जो है वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है नॉर्थ की ओर। तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल जाते हैं, तो जो साउथ वाला जो है नॉर्थ के ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से वैली थोड़ा टिल्ट हो जाता है नॉर्थ की ओर।
तो उसकी वजह से फिर वहाँ प्रेशर आ जाता है, पानी पूरा वहाँ चला जाता है और वहीं से फिर एक ब्रेकेज होता है माउंटेन का। तो माउंटेन जब अलग अलग हो गया, एक दरार बन गई, वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हुआ, तो उसको भी कुछ हजारों लाखों साल लग गए फिर पानी यहाँ निकलने में। तो ये वही ज़माना था जब यहाँ पहले इंसान आ गए थे, क्योंकि हम लोग को जो अर्लीस्ट एविडेंसेस ह्यूमन्स की यहाँ मिलती है, जिसको हम पैलियोलिथिक एजेस के नाम से जानते हैं, तो पैलियोलिथिक एज का सबसे अर्लीस्ट सेटलमेंट कश्मीर में लिदर वैली से हमको मिलता है। अच्छा, लिदर वैली से। तो ये एच डी संकालिया साहब जो इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उन लोगों ने पहले वहाँ पे एक्सकैवेशन किया था। तो वहाँ से उनको फिर अर्लीस्ट जो स्टोन टूल्स इंसान जो यूज़ कर रहा था कश्मीर में, तो वो उनको मिल जाते हैं। उनको हम हैंड एक्सेस कहते हैं, स्क्रैपर्स कहते हैं, बोल्डर्स थे कुछ जो इंसान ने बहुत पहले हज़ारों लाखों साल पहले यूज़ किए थे, तो वो हमको मिल जाते हैं। तो संकालिया का रिपोर्ट में भी जब हम उसको पढ़ लेते हैं, तो वो रिपोर्ट में लिखता है कि ये जो टूल्स उनको मिले हैं पहलगाम से, तो दे आर टेक्नोलॉजिकली एंड क्रोनोलॉजिकली, यानी टेक्निक के हिसाब से, क्योंकि एक प्रॉपर टेक्निक यूज़ होता है, जैसे एबिलिवियन टेक्निक होता है, या अलग अलग कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि टूल्स किस तरीके से बनाया गया है, कौन सा औजार किस तरीके से बना, या कौन सा औजार को बनाने में आपने किस औजार का यूज़ किया, किस टूल का यूज़ किया। तो चाहे अशूलियन हो चाहे एबिलिवियन हो, तो ये जो टेक्निक्स जो इंसान ने दरियाफ्त किए थे, यूज़ किए थे, तो उन टेक्निक्स की वजह से वो टूल्स जो वहाँ पे बने थे, तो संकालिया बिलीव करता है। उसके बाद भी एक एग्जीबिशन यूएसए में होता है, टूल्स को वहाँ लिया गया, तो वहाँ भी कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स मिलकर उनको देखते हैं, समझते हैं, तो वो भी इस बात पे मुत्तफिक है, इत्फाक रखते थे कि ये सबसे अर्लीस्ट है पूरे साउथ एशिया में। यानी शायद इंसान पहली बार, अगर साउथ एशिया में हम इस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, तो शायद व्हेन ह्यूमंस केम टू साउथ एशिया परहैप्स दे इनहैबिटेड कश्मीर वैली फर्स्ट। अच्छा, तो वो कहता है कि सबसे अर्लीस्ट है टेक्नोलॉजिकली, यानी सबसे पहली टेक्निक जो टूल्स बनाने की इंसान ने इजाद जो किया था, वो यही था, इन्हीं टूल्स में था। और क्रोनोलॉजिकली भी, यानी जब हम डेट्स भी देखते हैं, हमारे पास प्रॉपर डेटिंग टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट जब उन डेट्स के थ्रू उन चीज़ों को समझता है, तो वो कहता है कि ये डेटिंग में भी सबसे अर्लीस्ट है। यानी पूरे साउथ एशिया में शायद उससे अर्लीस्ट यहाँ पे शायद इंसान कभी नहीं रहता था, तो वो पहला था जिसने वो टूल्स बनाए थे पहलगाम वैली में। तो हमारे पास हैंड एक्सेस है, यानी वो छोटे जिस एक्स हम मॉडर्न डे में जो यूज़ करते हैं, तो उसी का सॉर्ट ऑफ रेप्लिका एक वो लोग बनाते थे। तो वो हाथ से उसको यूज़ करते हैं काटने के लिए, किसी चीज़ को आपको मतलब दो चीज़ें बनानी होगी, उसको काटना होगा, छिलना होगा, स्क्रैप करना होगा, तो या किसी जानवर को मारना होगा, तो कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो वो सबसे पहले आपको लिदर वैली। अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है, एक तो वो बहुत पहले मिला था उनको, ये 1960s की बात है, एक प्रॉब्लम वो है। सेकंड है कि उसका एक प्रॉपर एक्सकैवेशन रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया, अभी तक नहीं आया। एक रिसर्च पेपर अवेलेबल है, उनने एक बुक में भी प्रीहिस्ट्री ऑफ इंडिया वहाँ पे भी लिखा है, एक रिसर्च पेपर में भी लिखा है, लेकिन वो प्रॉपर जो एक्सकैवेशन रिपोर्ट होता है कि आपको कहाँ मिला, किस लेवल पे मिला, स्ट्रेटिग्राफिकली वो कहाँ पे ले कर रहा था, उसके एसोसिएटेड चीज़ें और क्या आपको मिली, तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा हम लोग को पता नहीं है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक हैंडीकेप है कि शायद हम बहुत अच्छी कहानी बना सकते थे, या सुन सकते थे, या दरियाफ्त कर सकते थे कुछ और चीज़ें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद और भी, क्योंकि हम जैसे ही पानी यहाँ से निकल रहा था, तो ये आपको काफ़ी ऊपर मिल जाते हैं, तो रीज़न यही था क्योंकि वैली पूरा पानी से भरा हुआ है, तो नीचे जाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं कि आप पानी के नीचे रहो। एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई दीज टूल्स दे वर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स, एंड दैट आल्सो इन साउथ कश्मीर, क्योंकि जब टिल्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो पानी निकल आएगा वो साउथ से ही निकल गया, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली शायद वो आ गए और वहां पर रहे सबसे अर्लीस्ट। धीरे धीरे पानी निकल रहा है, हम लोग को जियोलॉजिकली भी ये प्रूव होता है कि पानी निकल रहा है। पानी निकलने के साथ साथ फिर फाइनली पानी का लेवल जब डाउन हो गया, तो इंसान भी नीचे आ गया। तो सेकंड एविडेंसेस हम लोग को फिर मिलता है अगेन फ्रॉम साउथ कश्मीर, बलपुरा जो शोपियान है, वहां से आपको एविडेंसेस मिलते हैं। तो बलपुरा में भी आपको कई सारे टूल्स, वही स्टोन, क्योंकि उसको हम कहते हैं इसलिए स्टोन एज था। पैलियोलिथिक ये लेटिन ग्रीक वर्ड्स हैं, पैलियो ओल्ड होता है, लिथ स्टोन होता है, तो ये लिथिक एज ही था, स्टोन एज था। तो इसका कंसेप्ट यूरोप से बेसिकली आ गया, तो उसको हम ऐसे ही समझते हैं कि पैलियोलिथिक में क्या हुआ था। तो फिर बलपोरा में जब हम देखते हैं स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं,
थोड़ा सा वो उससे लेट था, उसको हम फिर मिडिल पैलियोलिथिक की ओर हम जब बढ़ते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वहाँ पे हम लोग को एक स्क्रैपर्स मिल जाते हैं, बोल्डर्स मिल जाते हैं। तो उन बोल्डर्स का यूज़ वो लोग इंसान जो उस ज़माने में कश्मीर में रहता था तो वो यूज़ कर रहे थे। आपको जैसे अब आपको किसी जानवर को मारना है तो आप उसको तोड़ के उसको यूज़ कर ले ना, इस्तेमाल करते हैं मारने के लिए। आपको कई दरख्त काटना है, अपने लिए छोटा सा एक शेल्टर कहीं पे बनाना होगा तो उसके तो मल्टीपर्पज़ था वो। तो वो चीज़ें वहाँ से मिल जाती है। तो उनको हम चॉपर्स यूजुअली कहते हैं। जो एक्चुअल रिसर्च जिन लोगों ने किया तो वो लोग लिखते हैं चॉपर चॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये टूल असेंबलीज, काफ़ी सारे टूल्स हैं जो चॉपिंग के लिए यूज़ होते थे, काटने के लिए यूज़ होते थे। तो वो भी साउथ कश्मीर में ही है। नॉर्थ में क्यों नहीं है, शायद अभी तक हम लोग को जो एविडेंसेस मिलते हैं, सो मेजॉरिटी ऑफ देम दे कम फ्रॉम साउथ कश्मीर, जो अर्लीस्ट है, क्योंकि पानी धीरे धीरे निकल रहा है। सो दिस वाज राइट टाइम फॉर ह्यूमंस नाउ टू कम डाउन टू द वैली एंड उन लोगों ने फिर ऑक्यूपाई किया धीरे धीरे ग्राउंड को। फिर पानी और निकल रहा है और कई सारे हजारों साल लग गए पानी को निकलने में। पानी जैसे जैसे निकल रहा है इंसान नीचे नीचे आ रहा है। लेकिन वो वंडरर्स थे, अभी वो परमानेंटली सेटलड नहीं है, उनके पास परमानेंट घर नहीं है, परमानेंट खाने की चीज खुद नहीं बना सकते हैं। सो दे वर फोरेजिंग, दे वर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग्स। तो कारवां ऐसे ही चलता गया। तो आगे जब हम और चले गए, जब हम थोड़ा और सब सेंट्रल कश्मीर की ओर आएंगे तो हम लोग को यहाँ सेमपोरा में भी एविडेंसेस मिलते हैं, वो लेकिन थोड़ा लेट है। फिर हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो एजाज अहमद बांडे साहब ने गांदरबल एरिया में एक जगह, मानसबल एक लेक के आसपास एक छोटा सा एक पहाड़ है, चोटी है, तो वहां पे उनको एक केव मिल जाती है। तो केव के आसपास उन लोगों ने वहां पे एक्सप्लोरेशन किया तो वहां पे उनको कुछ स्टोन टूल्स और मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा 3 सेगमेंट पैलियोलिथिक एज में है, लोअर पैलियोलिथिक हम कहते हैं, मिडिल कहते हैं, अपर कहते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल जो है वो ज्यादातर हम साउथ में पाते हैं। तो फिर हम जब सेंट्रल कश्मीर में गांदरबल की ओर आएंगे तो मानसबल में हमको फिर मिडिल पैलियोलिथिक के टूल्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद फिर बोमाई और एक जगह है सोपोर के आसपास, बिल्कुल एक गांव है छोटा सा, तो वहां पे भी आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो वो भी मिडिल अपर उनको हम ऐसे कहते हैं, या मिडिल पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक। तो मिडिल की ज्यादा चांसेस वहां पे है कि जो हम टूरिस्ट देखते हैं वहां पे तो मोस्टली वो मिडिल पैलियोलिथिक से बिलोंग कर रहे थे। तो उसकी अवसार वहां से मिलते हैं, सोर्सेज वहां मिलते हैं, आपको चीजें मिल जाती हैं। उसके साथ साथ बोमई में आपको एक रॉक, एक प्लेन, काफी बड़ा एक रॉक सरफेस आपको मिल जाता है जिसके ऊपर एनग्रेविंग्स आपको मिलते हैं। तो एनग्रेविंग्स में आपको जानवर दिखाए गए हैं, सर्कल्स दिखाए गए हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन उनके डेट्स जब हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि उसी जमाने के हैं, अपर पैलियोलिथिक के हैं या मिडिल पैलियोलिथिक के हैं, उस जमाने के हैं। तो ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन है तो उसकी एविडेंसेस कश्मीर में हमको मिल जाती है, साउथ से लेके फिर नॉर्थ की ओर। फिर हम वापस साउथ आते हैं तो सोमबुर जो है हाईवे पे, सोमबुरा गलंदर से थोड़ा आके फिर लेफ्ट साइड में, तो सोमबुरा में फिर एक्सकवेशन होता है। तो वहां से आपको फिर प्रॉपर अपर पैलियोलिथिक के टूल्स मिल जाते हैं। तो डिटेरा पैटरसन यहाँ पे 1935 में आके उन लोगों ने यहाँ काम किया था, बुरजहामा वगैरह में और कई जगह काम किया था, तो वहां पे भी उन लोगों को चीजें मिली। So they have described tools in their texts, in their papers, in their books to give us a reflection कि they belonged to upper Paleolithic times. उसके बाद और वहाँ पे एक्सकवेशन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो भी निकालते हैं वहाँ से टूल्स। मैंने भी छोटा सा एक्सप्लोरेशन एक वहाँ पे किया था, तो हमको भी कई सारे अच्छे खासे एविडेंसेस अपर पैलियोलिथिक के मिल जाते हैं, अभी भी है वहाँ पे। दो वहाँ पे अभी कल्टीवेशन सैफरान का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सैफरान जब खत्म हो जाएगा, अगर आप भी जाएंगे कभी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है वहाँ पे। टूल रिमेन्स है, टूटे हुए हैं, मिल जाता है, मेरे पास भी है, हमने कुछ वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया था। तो उसके बाद फिर जो पैलियोलिथिक दौर जो था वो धीरे धीरे फिर यहाँ पे खत्म हो गया। तो जब हम ह्यूमन हिस्ट्री को जब हम देखते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, तो सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन स्टोन एजेस जिसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज, लेकिन वो कश्मीर में अभी तक हमको नहीं मिला है। कई सारे रीजंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मौसम का बहुत बहुत दिक्कत थी यहाँ पे। तो जब हम क्रोनोलॉजी में जब हम स्टोन एजेस को आगे देखते हैं, पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक आता है, कश्मीर में नहीं है। कई सारे रीजंस हम लोग देखते हैं। पहले क्लाइमेटिक सिचुएशंस, कुछ कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक इश्यूज यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पे फिर से हुआ, क्योंकि उससे पहले आइस एजेस का कंसेप्ट यहाँ पे चला था।
तो उसकी वजह से शायद इंसान यहाँ जिसको मेसोलिथिक कहते हैं, वो इंसान यहाँ पे शायद नहीं आया। तो लेकिन अभी भी खोज चल रही है, एक्सकैवेशंस में ढूंढा जा रहा है, एक्सप्लोरेशंस चल रहे हैं, तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेसोलिथिक यहाँ पे नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने अभी सही से इस चीज को नहीं देखा है, हम लोग अभी फील्ड पे सही से नहीं गए हैं। 2 रीजंस हो सकते हैं, लेकिन शायद पॉसिबिलिटीज है कि शायद मेसोलिथिक भी हमको मिल जाएगा, बिकॉज एवरीवेयर थ्रू द वर्ल्ड जहाँ पे भी हम देखते हैं तो ह्यूमंस दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक देन टू नियोलिथिक। ये जंप जो हम कश्मीर में देखते हैं पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि वाइवुन ना वो है नहीं कि नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन हमको नहीं पता है, हमको बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता नहीं है कि क्या था यहाँ पे। देन फाइनली वी मूव टू नियोलिथिक एजेस। तो पैलियोलिथिक में लेकिन जो हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं वो ज्यादातर टूल्स हैं, जिनको हम स्टोन टूल्स कहते हैं, लोअर पैलियोलिथिक टूल्स, मिडिल पैलियोलिथिक, तो वो स्टोन हम बॉल्स कहेंगे, बोल्डर्स कहेंगे, तो उनको आपस में तोड़ के वो लोग अलग अलग चीजें बनाते थे। हैंड एक्सेस बनाते हैं, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनते थे, स्पेयर्स बनते थे, कई सारी चीजें बनती थी, अलग अलग इंसान उनको यूज कर रहा था। तो ये जमीन के ऊपर आपको इन जो मैंने अभी जगह आपको कहे, चाहे वो लिदर वैली है, बलपुरा है, या आपका सोमबुरा है, जितने मानसबल है, बोमाई वगैरह, हर जगह ये सारी चीजें हमको मिली हैं। तो गिविंग अस एन आइडिया दैट देयर वाज अ कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। सो रिगार्डलेस कि यहाँ पे कितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, कितनी ठंड होती है, कितना माइनस टेम्परेचर चला जाए, कितना कोल्ड यहाँ पे हो, तो उसके बावजूद इंसान यहाँ पे कंटिन्यूअसली सर्वाइव किया है। तो इस चीज को हम कभी कभी रिलेट कर लेते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं तब जब नियोलिथिक एज सेट इन होती है। तो हम जब पैलियोलिथिक की बात करें, हम कितने लाख पहले की बात कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 में 20 लाख, बिल्कुल। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जो लिदर का है डेट्स में थोड़ा सा लेकिन इशू है, क्योंकि वो काफी पुरानी कहानी है, और ये जो एक्सकैवेशन हुआ भी था काफी पहले हुआ था। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट्स हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद ये कंटिन्यू कर लेता है लगभग अराउंड 10,000 7,000 आसपास, फिर पैलियोलिथिक यहाँ खत्म हो जाता है। अच्छा। तो जो आपका बलपुरा जो आपका सोमबुरा में जो एविडेंसेस मिलते हैं, तो कुछ 18,000 जो BC हम वर्ड यूज करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, तो 18,000 BC के आसपास फिर पैलियोलिथिक खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर कहानी चलती है, मेसोलिथिक का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर नियोलिथिक आ जाता है। तो नियोलिथिक जब हम टर्म को ही समझते हैं, तो नियो एंड लिथ, ये न्यू स्टोन एज था। तो पहला जो था वो पैलियोलिथ यानी ओल्ड स्टोन एज था, मिडिल स्टोन एज आ गया, फिर नियोलिथिक एज स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टोन एज का ही एक कंपोनेंट है, लेकिन ये लास्ट वाला है, यानी टाइम के हिसाब से व्हेन वी मूव क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम 0 टू लेट अस से 100, तो ये लास्ट वाला है। तो इसमें लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। So if you compare, for example, people those who have lived in Kashmir in Paleolithic times and Neolithic times, तो drastic changes आ जाते हैं। उसमें सबसे important reason जो था changes का, वो यहाँ का climate है। तो climate अब बहुत ही ज़्यादा वो एक stable हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहती है cold ages की, जो ice ages जिनको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहता है। तो it's very suitable for humans now to survive। तो इंसान आगे उन लोगों ने यहाँ रहना स्टार्ट किया। तो अर्लीस्ट जो हमारे पास अभी तक की जो एविडेंसेस है, दे अगेन कम फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर। तो नॉर्थ कश्मीर कासिम बाग हम लोग को ये एक्सकैवेट हुआ था, एक्सप्लोरेशन भी पहले वहां हुआ, फिर एक्सकैवेशन हुए। कासिम बाग से हमको एविडेंसेस मिलती है विच गो टू अराउंड 4,000 BC। 4,000 BC? जी, बुरजहामा जो है वो अराउंड 3,000 है, लेकिन कासिम बाग से आपको एविडेंसेस मिलती है। मुमताज अहमद एतू, he is now serving in archaeology department of Kashmir University, तो उन लोगों ने वहाँ पे एक्सकैवेशन किया था एक सिडनी यूनिवर्सिटी की टीम के साथ। तो रिजल्ट्स जो हम लोग को आ गए तो अराउंड 4,000। तो वहाँ पे जो हमको टूल्स मिले हैं, उन लोगों ने ग्रीन्स वीट वगैरह, बार्ली, कई सारे ग्रीन्स वहाँ से, जिनको हम पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस कहते हैं। सो दे हैव कलेक्टेड दोज एविडेंसेस एंड देन कार्बन 14 डेटिंग की वजह से, यानी उसको यूज करके हम लोग को फिर आइडिया मिला कि अराउंड 4,000 BC। Then comes बुरजहामा। बुरजहामा पॉपुलर इतना क्यों है? बिकॉज बुरजहामा वाज एक्सकैवेटेड लॉन्ग बैक। अच्छा। खजांची साहब ने इसको 1960s में एक्सकैवेट किया।
कई सारे सालों तक एक्सकेवेट किया, लगभग 96, 60.62, 3, 4, 5, 6, 1970s तक लगभग 5-6-7 सीजन्स में एक्सकेवेट किया। फंडिंग ठीक ठाक थी उनके पास, तो काफ़ी सारा एरिया उन लोगों ने एक्सकेवेट किया था। तो कासिम बाग में क्योंकि रिसेंट है, नंबर 1, नंबर 2 वहाँ फंडिंग बहुत ज़्यादा उनके पास अवेलेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा एरिया अनकवर नहीं हुआ, तो एविडेंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बुरज़ाहमा में आपको बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। लेकिन बुरज़ाहमा के साथ साथ और भी कई सारे सेटलमेंट्स हैं। लगभग अभी तक जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो वी हैव मोर देन 48 साइट्स 48 साइट्स ऑफ नियोलिथिक टाइम्स इन कश्मीर विद इन वैली ओनली। मैं अभी सिर्फ वैली की बात कर रहा हूँ, 48 है। तो उसमें लेकिन सिर्फ 3-4 सेटलमेंट्स को ही एक्सकेवेट किया गया। पॉपुलर है बुरज़ाहमा, गफक्राल, कनिस्पोरा भी है, बट कनिस्पोरा का और एक टिंज हमको मिलता है, और एक एविडेंसेस मिलती है कुशान पीरियड की, बुद्धिस्ट पीरियड की। तो वो ज्यादातर उसी से रिलेटेड है। कनिष्क वहां पे आ गया था, कनिष्क का पूरा नाम रख दिया। बट वी हैव नियोलिथिक लेबल्स देयर आल्सो। बीआर मनी साहब ने उसको एक्सकेवेट किया था अगेन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1999-2000 में एक बार। तो वहाँ पे नियोलिथिक आपको मिलता है। नियोलिथिक के बाद फिर बुद्धिस्ट आ जाते हैं, कनिष्क वगैरह वो सब उसके बाद का है, तो उस पर हम लेटर में आ जाएंगे। तो कनिस्पोरा में एक्सकेवेशन हुआ। साउथ कश्मीर में कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे एक एक्सकेवेशन होता है कि आप खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं। सेकंड इज कि यू सिंपली गो टू फील्ड, यू कलेक्ट एविडेंसेस, तो उसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो एक्सप्लोरेशन के थ्रू लगभग आसपास 48 सेटलमेंट्स अभी हम लोग को पता है। तो गांधरबल में अभी हम लोगों ने रिसेंटली, पेठपुरन एक जगह है, तो पेठपुरन से एक एक्सप्लोरेशन हुआ था 2-3 साल पहले। तो वहाँ से भी हमको कई सारे नियोलिथिक पॉटरीज मिलते हैं, टूल्स हमको मिले, तो वो उनको पब्लिश भी किया गया। अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मैं थोड़ा सा एफिलेटेड हूँ, तो उन लोगों ने उस रिसर्च को पब्लिश भी किया है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये मिलते जा रहे हैं अभी भी। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप जाएंगे फील्ड पे, उतनी चीज़ें आपको नई नई समझ आएंगी। एंड आई हैव विजिटेड these sites more than 50 times, majority of the sites, चाहे आपका बुरज़ाहमा हो, हारवन हो, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। एंड एवरी टाइम यू गो टू साइट, आपको एक नई कहानी का एक आइडिया आ जाता है। आप उस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि शायद लोग कैसे रहे होंगे यहाँ पे, उन लोगों ने कैसे काम किया होगा, so how they constructed their houses, how they lived there, उनका खाना पीना वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बुरज़ाहमा एक्सकेवेट हुआ, गफक्राल हुआ, कनिस्पोरा हुआ। एक्सप्लोरेशन में लगभग मोर देन 48 सेटलमेंट्स वो आपको मिल जाते हैं। साउथ कश्मीर में कई सारे सेटलमेंट्स है, जैसे सोमबोरा में भी हमको नियोलिथिक भी मिलता है, वाजतल है, कई सारे साइट्स हैं, नॉर्थ कश्मीर में है। तो नियोलिथिक पीरियड जो है, इसको हम नियोलिथिक इसलिए कहते हैं कि न्यू स्टोन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। तो ओल्ड स्टोन एज, जो पैलेलिथिक एजेस जो थे, उसमें इंसान क्या कर रहा था, आपके पास 2 बोल्डर्स हैं, यू आर जस्ट स्ट्राइकिंग देम, वो टूट गया, आपने जो अच्छा आपको लग रहा है that this is helpful to for example kill an animal, so this can be for example used to let us say cut a tree, तो आप उसको उठा के आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डेवलप हुआ मिडिल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक पे, उसको थोड़ा सा आप शार्प करने लगे, थोड़ा सा। तो ब्लेड्स आपने बनाए, स्पेयर्स आपने बनाए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं अभी भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ क्या थी कि वो नोमैड्स थे, तो एक जगह वो लोग रुक नहीं रहे हैं, सो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दिस आइडिया कि दैट दे कैन कल्टिवेट फॉर एग्जांपल फूड फॉर देमसेल्व्स। तो कंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन जब नियोलिथिक आ गया तो ये आइडिया इंसान को आ जाता है। तो कश्मीर में उसकी बहुत एविडेंसेस है। नाउ ह्यूमंस दे नाउ स्टार्टेड कल्टिवेटिंग एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स। तो अब ये वंडरर्स कम रहे, अब ये लोग सेटल हो गए एक जगह। तो ये जो सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब रेडीमेड चीजें मिल जाती है, सब कुछ अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू मूव फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स टू गेट वाटर, यू डोंट हैव टू मूव किलोमीटर्स टू गेट योर फूड, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन योर सेटलमेंट, आप वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक हम कहेंगे कि एक नेटवर्क बन गया। उस नेटवर्क की वजह से इंसान ने अब सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, तो उसको जो एक्स्ट्रा जो टाइम मिल जाता है, तो आपने स्टोन टूल्स अलग से बनाने स्टार्ट किए, तो उनको हम नियोलिथिक्स फॉर एग्जांपल सेल्ट्स कहते हैं। वो भी एक कुल्हाड़ी एक्स की तरह होता है, नियोलिथिक एक्स जनरली, लेकिन उसको हम सेल्ट कहते हैं। तो सेल्ट में आप लोग पॉलिश कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा फिनिश्ड बनाया जाता था। तो जितना फिनिश बनाते हैं, जितना छोटा बनाएंगे फिनिश्ड रहेगा, एज आपका बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। यानी अगर आप पहले नॉर्मल स्टोन से किसी पेड़ को 1 घंटे में काट रहे हैं, नाउ दिस सेल्ट
can be used to just cut a tree in just 10 minutes, 10 maybe minutes. 15 minutes. तो आपको जो टाइम जो बच जाता है because of all these innovations in making different kinds of tools, आपने कुछ अलग और काम करने स्टार्ट किए. So instead of let's say killing a cow, killing a animal, आप उसको अपने पास रखते हैं. ऑफस्प्रिंग्स आपको मिलते हैं, आपको दूध मिल रहा है, आपको फ्लैश मिल रहा है, आपको उसका जो कवर जो है, स्किन जो है वो आप यूज कर रहे हैं. बोन्स जो है इवन, तो बुरज़ाहमा से हमको गफ्राल से बोन टूल्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं ऑफ एनिमल्स. शीप के हैं, गोट के हैं, कैटल के हैं, कई सारे ऐसी चीजें. तो ये जो कंसेप्ट इंसान को आ गया that instead of roaming from place to place in search of food, water, shelter and other things, so you can cultivate all these things within your settlement. Yes. तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था. उसकी वजह से आपके पास सरप्लस आ जाता है, तो आपको बाहर अब जाना नहीं है. सो यू कैन कल्टिवेट ऑल द थिंग्स, यू कैन कीप द एक्स्ट्रा ग्रेन्स फॉर द होल ईयर. तो पूरे साल के लिए आपने चीजें अपने पास रख दी स्टोर करके. जब आपने स्टोर करने का ये आइडिया जब आ गया कि मेरे पास अब इतनी चीजें हैं कि मैं स्टोर मुझे करना है फॉर नेक्स्ट ईयर या मे बी फॉर विंटर्स, या नेक्स्ट ईयर में सोइंग कैसे करूंगा, तो आपके इसमें दिमाग में आइडिया आ जाता है कि देन आई कैन सॉर्ट ऑफ इन्वेंट समथिंग कि वेयर आई कैन स्टोर ऑल दीज थिंग्स. तो बुरज़ाहमा में हमें पिट्स मिल जाते हैं जो इनिशियली उन लोगों ने स्टार्ट किया था. अब पिट्स में कई सारे पिट्स, कुछ लोग कहते हैं कि वो डिवेलिंग पिट्स थे, काफ़ी अच्छा खासा डिबेट है. तो वो कहते हैं कि वो डिवेलिंग पिट्स थे, उसमें वो लोग रहते थे, लेकिन मे बी शायद वो रहने के लिए सिर्फ नहीं था, वो स्टोरेज के लिए भी थे. तो स्टोरेज पिट्स के साथ साथ उन लोगों को और फिर आइडिया मिल गया कि नाउ इफ यू हैव टू कैरी फॉर एग्जांपल दिस स्टोरेज जार या स्टोरेज स्टोर्ड फूड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उसको आप लेके कैसे जाएंगे. द आंसर वाज नाउ दैट दे इन्वेंटेड पॉटरीज. बर्तन इन्वेंट किए जो पहली बार हमको कश्मीर में देखने को मिलते हैं न्यूलिथिक पीरियड से. पैलियोलिथिक में आज तक कोई एविडेंस उस चीज की नहीं है. उनको जरूरत भी नहीं थी, उनके पास था ही नहीं कुछ, बिकॉज दे वर वेंडरर्स, तो है ही नहीं, तो स्टोर क्यों करेंगे. सो आम कहा जाता है ना, एक मुहावरा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आपको जरूरत है तो आप बनाइए, आप काम करिए ऐसे. सो उनको जरूरत पड़ी कि नहीं हमको स्टोर करना है, अब किस में करेंगे, पॉटरी वाज द आंसर. तो उन लोगों ने पॉटरी बनाना स्टार्ट किया. ए वेरी न्यू इनोवेशन जो उससे पहले हम कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन में नहीं देखते. एंड ऑल दीज सेटलमेंट्स, बुरज़ाहम गफ्राल जितने भी 48 सेटलमेंट्स, 49 सेटलमेंट्स जितने भी हैं, सो मेजॉरिटी ऑफ देम दे गिव अस एविडेंसेस ऑफ नियोलिथिक पॉटरी. एक बहुत ही स्पेशल अलग टाइप का एक पॉटरी वो लोग बनाते थे. ये ग्रे वेयर का यूजुअली होता था, फनल टाइप का, जैसे वैस हमारे पास फ्लावर वैसेस होते थे, तो ऐसे है. म्यूजियम्स में कई जगह आप देख सकते हैं, बुक्स में है, ऑनलाइन अवेलेबल है. तो उनमें आप कैरी कर रहे हैं, लिक्विड कैरी कर रहे हैं. बड़े बड़े स्टोरेज जार्स वो लोग बनाते थे. तो उनमें रेड वेयर रेड टाइप की भी थी, ग्रे टाइप की भी थी, पॉट्स थे, कुकिंग वेसेस थे, प्लेट्स टाइप काइंड ऑफ, वो चीजें आपको नियोलिथिक की लगभग सभी सेटलमेंट से मिल जाता है. क्योंकि आपको अब चीजें अवेलेबल है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है. तो एक्स्ट्रा टाइम में इन एडिशन टू व्हाट दे मेड, फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, उन लोगों ने कुछ आर्ट फॉर्म्स, एस्थेटिक सेंस भी डेवलप हो रहा है लोगों में. तो बुरज़ाहमा इज द अर्लीस्ट सेटलमेंट इन कश्मीर ऑफ नियोलिथिक टाइम्स, जहां से आपको हंटिंग सीन्स मिल जाते हैं. एक स्टोन स्लैब वहां पे एक्सकेवेशन के दौरान आपको मिल जाता है, तो उस पे एक हंटिंग सीन है, दो ह्यूमंस है, दे आर सॉर्ट ऑफ किलिंग डेयर एन एनिमल. तो डॉग उस पे है, कुछ सन जैसा कुछ वहां पे कुछ फिगर्स वगैरह है. तो वो लोग क्यों बनाते थे ऐसा, उनको जरूरत क्यों पड़ रही थी, उनके पास टाइम कहाँ से आ रहा था, बिकॉज ऑफ दिस नियोलिथिक एक्टिविटीज. ये जो नए काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम आ रहा है, एस्थेटिक सेंस उसकी वजह से डेवलप होता है. उससे पहले नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं था. आप पूरा दिन जाते हैं रोमिंग, ये वहां से यहाँ जाओ, ये लाओ, वो लाओ, शेल्टर के लिए आप देखो जगह कहाँ पे रहेगी. तो उसके बाद लेकिन चेंज आ गई, नियोलिथिक में ये सारी चीजें चेंज आ गई. तो गफ्राल में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, कनिस्पुरा में भी ये सारी चीजें हमको मिलती हैं. गफ्राल में पिट्स भी है, उसको गफ्राल इसीलिए कहते हैं, कहा गया है कि गफ्राल है. जो पोर्टर्स हैं उनके वो केव्स वहां पे हैं. तो ये जो मतलब केव बनाने का या वो पिट्स बनाने का जो तरीका जो था, वो बहुत ही हमको कश्मीर में डिफरेंट देखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन टू फॉर एग्जांपल स्वात रीजन. गंधारा ग्रेव कल्चर जो है वहां पे भी आपको मिल जाते हैं केव्स वगैरह. तो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में भी जो आयरन एजेस जो है वहां पे उनको कई सारे केव्स हम या जिनको हम पिट्स पे डिवेलिंग जिनको कहा जाता है, तो वो वहां पे भी देखने को मिल जाता है.
बट आवर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो करेवा फॉर्मेशन यहाँ का जो सॉइल है उनमें जब इनको बनाया जाता था तो ये नेचुरली वार्म रहते थे। तो एक नेचुरल वार्मथ आपको विंटर में मिल जाती है। तो चाहे वो डिवेलिंग के लिए अब यूज हो या स्टोरेज के लिए हो, तो कम से कम ये सेफ है। तो कई सारे थेरीज उस पे है कि इनको कैसे बनाया जाता था, क्योंकि वो कुछ सर्कुलर है, कुछ थोड़ा रेक्टेंगुलर है, कुछ स्क्वायरिश है, तो कुछ वो टैपरिंग टाइप का है। ऊपर जो ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा कम है, नीचे जब जाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्रॉड है। तो उनमें भी अलग अलग कहानी है। जब हम एक एक पिट को समझने की कोशिश करते हैं तो वो भी अलग अलग कहानी बताते हैं। दे टेल अस फॉर एग्जांपल अबाउट द फैमिली साइज। 2 लोग 3 लोग की थे या 10-12 लोग के थे। कुछ पिट्स तो आपस में नीचे से कनेक्टेड है। तो अलग अलग स्टोरीज हम देखते हैं हर एक पिट में, हर एक साइट जो आपको दिख जाती है, एक्सप्लोर करिए या एक्सक्यूशन अगर हम कर लेते हैं तो उनमें अलग अलग स्टोरीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये दौर भी ये लगभग 2000 साल या 2500 साल तक चला, कंटिन्यूअसली यहाँ पे चला। तो एक चीज मैं यहाँ आपको थोड़े चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो ये पिट्स की कहानी है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? एक तो क्लियरली यहाँ है जो हमारी प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल साइट है जो एक्सप्लोर हुई है, इसके अलावा भी कहीं मिले क्या? कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में पिट्स के एविडेंसेस हमको साउथ कश्मीर में भी 2-3 जगह से और मिल जाती हैं इन एडिशन टू गफक्राल। लेकिन इश्यू क्या है कि हम लोगों ने उसको प्रॉपरली अभी समझा नहीं है। जो अभी मैं आपको कह रहा था कि पेठपुरन जो साइट है वहाँ पे मुमताज साहब जो हैं उन लोगों ने वहाँ पे एक सेक्शन को क्लियर किया था साइड से। तो सेक्शन में हमको वो पिट्स बराबर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो लास्ट ईयर जो श्रीनगर सर्कल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इन लोगों ने बडगाम साइड से एक साइट को एक्सक्यूट किया था, शायद 1 साल के लिए या शायद एक ही सीजन के लिए। तो जो प्रोफाइल है साइट का, जो सेक्शंस उन लोगों ने क्लियर किए थे, तो उनमें भी क्लियर है वो पिट्स वहां पे। मुझे थोड़ा सा याद है कि कुछ हंड्रेड्स में वो पिट्स थे। हंड्रेड्स में? तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा श्रीनगर सर्कल है, तो उन लोगों ने वो रास्ते जो रोड जो जा रहा है, तो रोड के साइड में जो करेवा विजिबल है तो उसको साफ किया था सेक्शन। कुछ हंड्रेड्स में वो छोटे बड़े पिट्स वहां पे उन लोगों ने देखे थे। तो ये एक जगह का फिनोमेना नहीं है। दिस इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये सारी साइट्स जो है, सेटलमेंट्स जो है, ये सब कंटेम्पररी है। यानी एक ही टाइम पीरियड में सब लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे आज हम देखते हैं स्मार्टफोन हर एक के पास अवेलेबल है। आप नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, इंडिया से बाहर, कश्मीर से बाहर कहीं पे भी जाएंगे तो दिस अवेलेबल एवरीवेयर बिकॉज दिस इज अ नॉर्म। सो पिट डिवेलिंग, पिट मेकिंग, स्कूप करना, उसको बनाना, दिस वाज अ नॉर्म। अब आप किस लिए कर रहे हैं तो उसमें कई सारे थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसमें जाते हैं तो रॉबर्ट कनिंघम एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने स्टडी किया था इस पिट फेनोमेना को। स्वात से गंधारा ग्रेव कल्चर जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, तो वहां पे उन लोगों ने उसको स्टडी किया इन कंपैरिजन टू द पिट्स जो इंग्लैंड में आपको मिल जाते हैं। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया तो दे केम टू द कंक्लूजन कि ये शायद डिवेलिंग पिट्स नहीं थे, इनका कुछ और भी रीजन था, कुछ पर्पस था बनाने का। जैसे जब हम डिवेलिंग पिट में जब हम रहते हैं तो डिवेलिंग पिट के अंदर, जब हम वर्ड ही यूज करेंगे डिवेलिंग, तो बेसिकली यू आर लिविंग इनसाइड इट। एग्जैक्टली। लेकिन आप पिट में तब रहेंगे जब ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो, कंफर्टेबल हो। बट व्हेन यू आर लिटिंग फॉर एग्जांपल फायर विद इन द पिट, तो वो जो स्मोक वहां पे आ जाएगा तो उसकी वजह से चोकिंग हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे, बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा। मे बी शायद टेम्परेरी गर्मी के लिए थोड़ा सा हम चले गए फिर बात, लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंशियल एरियाज ऐसे नहीं हो सकता ऐसा ये लोग बिलीव करते हैं। सेकंड, वो लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा दैट ह्यूमंस दे परमानेंटली लिव्ड इन दीज पिट्स, विद इन इनसाइड दीज पिट्स, तो वो सूत जो निकलता है, जैसे कांदुरवान जो हमारा है, तो उसके आप पूरे ऊपर साइड में देखेंगे वो ब्लैक सूत, हाँ ये तो वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो वो कहता है कि शायद जब ये परमानेंटली जलाते होंगे वहां पे रहने, बिकॉज दे हैव टू कुक, दे हैव टू गेट देम वार्म, तो ये सारी चीजें करने के लिए जब वो जलाते होंगे आग, तो वो सूत आपको कहीं नहीं दिखता है, तो शायद डिवेलिंग नहीं हो सकता है। लेकिन वो वहां पे आपको एविडेंसेस मिलते हैं जलाने के, आपको ऐश मिलता है, आपको वो जिसको आल्टर हम कहते हैं, यानी जिसमें आप आग जलाते हैं, दान या पर, तो वो जो आपको वहां पे मिल जाता है, कुछ पॉटरीज आपको मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, तो शायद वो टेम्परेरी कुछ मे बी टाइम के लिए वो लोग वहां पर रहते थे।
एक परमानेंट एज सच जिसको हम डिवेलिंग जैसे हम कहते हैं, तो डिवेलिंग मीन्स कि यू आर परमानेंटली लिविंग इनसाइड, तो वो शायद नहीं था क्योंकि आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती है। तो जलाया क्यों जाता था? जलाया शायद इसलिए जाता था वहां पे आग अंदर, बिकॉज व्हेन यू आर स्कूपिंग, व्हेन यू आर मेकिंग अ पिट, व्हेन यू आर डिगिंग इट, तो इसके साइड्स को थोड़ा सा सुखाने के लिए, मजबूत करने इसको मजबूत करने के लिए, वो आज भी मुझे लग रहा है, या आज से 10-20-30 साल पहले कश्मीर में होता था कि सुखाने के लिए आप वहां पे आग जलाओ तो वो सूख जाएगा। तो पिट किस लिए होता था फिर? या तो वो स्टोरेज पिट्स दिन होते थे, या फिर शायद जैसे हम कश्मीर को देखते हैं कि यू नो इफ यू टॉक अबाउट पैलेलिथिक टाइम्स, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बर्फ रहती थी, कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड है, आइस एजेस का कंसेप्ट होता था। तो या जब हम टेक्सचुअल सोर्सेज जब हम पढ़ते हैं, राजतरंगिणी के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं, तो राजतरंगिणी इवन टॉक्स अबाउट नागाज एंड पिसाचास। सो इट बिलीव्स कि ये सबसे अर्लीस्ट 2 ग्रुप्स या ट्राइबल्स जो है वो कश्मीर में रहते थे। तो ये दोनों यहाँ पे सीजनली मूव कर रहे थे। अच्छा, एक ग्रुप विंटर में आ रहा है, एक समर में आ रहा है। तो ये जो समर विंटर जो यहाँ पे है, या ग्रुप्स ज्यादा समर में आ रहे हैं तो विंटर में वापस जा रहे हैं यहाँ से बिकॉज ऑफ विंटर, उसकी वजह से शायद ये लोग फिर अपना सब सामान वहां पे उसको बंद कर रहे हैं। पिट्स में आप रख दीजिए, हर एक चीज आपको रखें, बिकॉज यू हैव टू कम अगेन। ये पैलियोलिथिक एज नहीं है, नियोलिथिक एज है। सो यू नीड ऑल दीज थिंग्स अगेन। इट्स नॉट इजी कि आप स्टोन एक्स जो आप नियोलिथिक वाला बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो पैलियोलिथिक में कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, आपने बस उठाया, तोड़ा और यूज किया। नो, नियोलिथिक में आपको इन्वेस्ट करना है टाइम उसको बनाने के लिए। तो ये बार बार आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? वंस यू आर मूविंग आउटसाइड कश्मीर, तो लेट्स बरी ऑल द थिंग्स विद इन दोज पेट्स। उसको आप बंद कीजिए और उसके बाद आप बाहर जाइए। तो शायद वो भी एक रीजन रहा होगा, पिट्स आप बनाते थे। ये सारी चीजें हैं। तो सेकंड फेज जो उसके बाद जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है नियोलिथिक में ही, कि आपने अब पिट्स को बंद किया, एक और डेवलपमेंट हो जाता है। that instead of let us say now living with inside the pits, अब लोगों ने क्या किया कि आप ग्राउंड के ऊपर आप अपने स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट किए। तो रबल वॉल्स, पत्थर के हम वॉल्स को हम देखते हैं, तो ब्रिक वॉल्स हम देखते हैं, तो जो सन ड्राइड जो ब्रिक्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो सेकंड में आपने क्या किया? तो पिट्स को बंद किया, उनको फिल किया, बंद किया। तो रेड कलर का एक कोट आप लोग लगाते थे उस पे, तो कोटिंग किया। तो कोटिंग के बाद फाइनली यू स्टार्टेड नाउ रिजाइडिंग अबव द पिट्स। अब टेम्परेचर धीरे धीरे और बढ़ रहा है, मौसम थोड़ा स्टेबल हो जाता है, वेदर स्टेबल हुआ, पानी धीरे धीरे निकल रहा है। तो पानी का निकलना जो है बहुत ज्यादा माना जाता था कि उनके लिए अच्छा था, बिकॉज नाउ दे कुड शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ इट। जब वो नीचे आ जाते हैं तो उन लोगों को अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है फॉर कल्टिवेशन, जो नियोलिथिक में एक्चुअली हुआ था। क्योंकि पैलियोलिथिक में दे वर लिविंग ऑन द हिल्स, वहां पे सॉइल है ही नहीं, कल्टिवेशन कैसे पॉसिबल था? तो आप करेवर्स पे आ गए, करेवर्स पे कल्टिवेशन किया, अच्छा खासा वीट, बार्ले वगैरह कई सारी चीजों के बारे में हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो उसके बाद फाइनली सेकंड पीरियड में आप और ज्यादा डेवलपमेंट कर देते हैं। नाउ यू स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग योर ओन हाउसेस। तो बुरजाहमा इज वेरी क्लियर फॉर दैट। अच्छा खासा एविडेंसेस है हम लोग को वहां पे। आपको ये रबल जो है स्टोन का, वो दीवारें आपको मिल जाती हैं, मड वॉल्स हमको मिलते हैं, मड ब्रिक्स जो है, दो वो अभी बर्न्ड ब्रिक्स का यूज नहीं कर रहे थे, वो तो काफी लेट का कंसेप्ट है कश्मीर में। तो ये सब चीजें वहां से स्टार्ट हो जाती है सेकंड में। तो अब वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट होता है, तो लिंक्स डेवलप हो जाते हैं विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड जब हम वर्ड यूज कर लेते हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स, फॉर एग्जांपल, तो जैसे हम कश्मीर को देखेंगे इन पीरियड सेकंड ऑफ नियोलिथिक, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलती हैं विच आर सॉर्ट ऑफ फॉरेन। तो ये कश्मीर में आपको नहीं मिलते हैं, ये यहाँ का है ही नहीं, ये बाहर से आया है। A peculiar example is actually from बुरजाहमा पीरियड सेकंड। आपको एक अच्छा खासा पॉटरी का एक जार मिलता है, रेड कलर। तो जार के बाहर आपको एक ब्लैक कलर का एक पेंटिंग मिलता है, वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, बट लुक्स की शायद ये एक बफलो या किसी एनिमल के हेड है, और हेड में फिर सींग ऐसे हैं, ब्लैक कलर में आपको पेंटिंग मिलती है। तो उस जार के अंदर लगभग मोर देन 1000 बीड्स, जो नेकलेस में हम यूज करते हैं, तो वो बीड्स कार्नेलिन के हमको मिल जाते हैं, स्टेटाइट और कार्नेलिन। ये स्टोन का एक सेमी प्रेशियस मटेरियल है। तो स्टेटाइट थोड़ा रेड कलर का है, तो वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो फिनिश्ड बीड्स थे, यानी वो रेडी टू यूज थे। अच्छा ऐसा नहीं है कि आप उसको यहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग को रिजाइड्यूज वगैरह भी कहीं नहीं मिल रहे हैं।
तो गिविंग अस एन आइडिया कि शायद सिंस दे वर फिनिश्ड रेडी टू यूज, तो ये यहाँ का नहीं है पॉइंट 1, क्योंकि यहाँ आपको रिजाइडुअल कहीं पे कोई वर्कशॉप काइंड ऑफ एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। 1 पॉइंट सेकंड इज कि स्कॉलर्स दे हैव वर्कड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। ये एक्चुअली रैंडल लॉ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उन पे उनका अच्छा खासा रिसर्च है। तो रैंडल लॉ इन वन ऑफ हिज रिसर्च पेपर्स एज वेल एज इन हिज थीसिस उसने कंक्लूड किया कि जो कश्मीर वैली है पूरा, जो यहाँ के पहाड़ हैं, जो यहाँ की वैलीज छोटे छोटे से हैं, इन नन ऑफ द वैलीज, इन नन ऑफ दीज हिल्स और माउंटेन्स कार्निलियन एज ए रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। अच्छा, इट्स नॉट हियर। सो ये बाहर का है? ये बाहर का है। तो स्टेटाइट भी नहीं है, कार्निलियन तो बिल्कुल नहीं है। ये तो उसने प्रॉपर उसमें लिखा भी है, रिसर्च भी किया है। लेकिन ये फिर आया कहाँ से? और जो पॉट आपको मिल जाता है ये एक ही है, ना गफराल से मिला, ना कनिस्पुर से, ना किसी और साइड से, एक ही पॉट है। ये कहाँ से आ गया? ये बाहर से आ गया। Now then, by the time when all these materials, when they came up from excavation, but then scholars, they started then thinking about the links that Kashmir had developed. तो कई सारे लोगों ने इस पे काम किया है। तो मेरी जो सुपरवाइजर है प्रोफेसर नंजूर लहरी, इनके साथ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया, तो उनका थोड़ा सा कश्मीर के बारे में अच्छा खासा खैर आइडिया है। तो 1-2 मिनट का वीडियो क्लिप मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था, तो दैट्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो ऑन यूट्यूब, साहापीडिया वेबसाइट पे। तो शी इज ऑफ द ओपिनियन दैट कश्मीर डेवलप्ड बेसिकली लिंक्स विद द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो स्वात रीजन जो था गिलगित के साथ, वो तो खैर बहुत क्लोज है। स्वात है, जो गंधारा जिसको हम कहते हैं, उसके साथ लिंक्स डेवलप हो जाती है। तो वहाँ पे कई सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको पॉटरी के ऊपर ऐसे सिमिलर हॉर्नड एनिमल्स आपको मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में ही, रेड पॉट, ब्लैक कलर पॉट, या ब्लैक कलर पेंटेड दिस एनिमल हेड। तो ये आपको वहाँ मिलता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको कोरिलेशन मिल जाता है, डेट कम्स फ्रॉम कोट डीजी। तो कोट डीजी इज इन दी जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे है। तो ये सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलती है, कोट डीजी में भी है और यहाँ पे भी है, और उसी टाइम पीरियड का है। लेकिन उस जमाने में जो कोट डीजी रीजन है, दैट वाज इन द इंडस, दैट वाज इंटीग्रेटेड इन द इंडस सिस्टम। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये वहाँ उनके साथ उसका राबिता था। कश्मीर अभी न्यूलिथिक फेज में ही है। लेकिन चीजें वहां से कैसे आ गई? नाउ शी इज ऑफ द ओपिनियन कि सिंस यहाँ का जो वाटर रिसोर्सेज है ये बाहर जा रहे हैं, और वहां से कई सारी चीजें जैसे ये कार्निलियन वगैरह वो अंदर आ रहे हैं। लेकिन मैकेनिज्म क्या था? सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन एवर दिस planet has seen, which had utilized maximum timber for burning. यानी सबसे ज्यादा बर्निंग एक्टिविटी अगर दुनिया में कहीं हुई है, डेट वाज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उनको टिम्बर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। एंड कश्मीर वाज वेरी क्लोज टू तकजिला रीजन, जो ये गंधारा रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज जो है, एंड दिस वाज डेंसली पॉपुलेटेड बाय फॉरेस्ट्स। टिम्बर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अब क्या है, इसको लेना है ना, द मैकेनिज्म वाज द झेलम रिवर। बस आप डाल दो और आप मुजफ्फराबाद से आगे इसको आराम से कलेक्ट करो। यू जस्ट लुक कि कहीं रुक ना जाए, अदरवाइज इट विल मूव ऑटोमेटिकली। देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो नीड ऑफ वैगन, नो नीड ऑफ कार्स, कुछ नहीं है। तो ये चीजें यहाँ से निकल रही हैं। तो यहाँ से जब ये बाहर जा रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने खुद भी देखा है कई सारे सेटलमेंट्स है। राजस्थान हम लोग एक बार गए थे, कालीबंगन, वहाँ पे एक साइट है, बहुत बड़ा माउंड है, किलोमीटर्स में है वो, स्क्वायर किलोमीटर्स में, काफ़ी बड़ा माउंड एक है। तो माउंड के ऊपर जैसे ही हम गए तो नीचे कहीं ज़मीन दिख ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा बैंगल्स है टेराकोटा की। वो मिट्टी के पहले बनते थे, उसको फिर ये लोग पकाते थे, बेक करते थे, जैसे हम लोग ब्रिक्स को करते हैं। तो वैसे पूरा माउंट भरा पड़ा है बैंगल्स से। अब इमेजिन कीजिए एक सेटलमेंट में सिर्फ आप बैंगल्स बनाते हैं। नाउ इमेजिन द रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर। ये लाइव मैंने देखा है, कई सारे सेटलमेंट्स में देखा है, हरापन सेटलमेंट्स में। कानपुरा एक और सेटलमेंट राजस्थान में था, आई वाज पार्ट ऑफ द एक्सक्यूशन टीम लॉन्ग बैक इन 2013-14। वहां पे हमने कई सारे बेक्ड आइटम्स जो है, केक्स बनाते हैं, जैसे हम पेपर वेट रखते हैं तो वैसे पेपर वेट वहां पे हमको मिलते हैं, बेक्ड आइटम्स हैं, कई सारे बैंगल्स है, सील्स है, पॉटरीज है, ब्रिक्स है, कई सारी चीजें हैं। सो जब हम कश्मीर को देखते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कि हरापन सिविलाइजेशन एक बिल्कुल तूल पे है, एक अरूज पे है, टॉप पे है, तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है टिम्बर की। तो कश्मीर बहुत क्लोज है, तो यहाँ से ये सारी चीजें दरिया की ओर वहां से चल रहे हैं, ईजी है, कोई खर्चा नहीं है।
एंड पीपल दोस हु आर इन्वॉल्वड इन दिस बिजनेस देन, जो यहाँ से टिम्बर को लेके वहां में भी बेचते थे या लेके जाते थे ना, वहां से ये सारी चीजें फिर उनके थ्रू यहाँ पे आती थी. सो अ वेरी एक्टिव कनेक्शन, कम्युनिकेशन गॉट डेवलप्ड बिटवीन दीज टू रीजन्स, और उसकी एविडेंसेस हमको अच्छी खासी मिल जाती हैं. इसके अलावा हमारे जो बाकी मतलब क्योंकि वो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी सिविलाइजेशन थी, लेकिन पैरेलल में बहुत सारी और सिविलाइजेशन थी, उनके साथ भी कुछ कनेक्शन हमें मिलते हैं नियोलिथिक एरा में. कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं. हार्वेस्टर टूल हमको एक मिला है गफकराल से, बुरज़ामा से भी मिला है, बोन का बना है, उससे ये लोग हार्वेस्टिंग करते थे, काटते थे फसल को, तो उसको हम कहते हैं डबल होल्ड हार्वेस्टर. A.K. शर्मा साहब जिसने गफकराल को एक्सकैवेट किया उसने भी लिखा है, या खजांची साहब ने भी लिखा है बुरज़ामा रिपोर्ट में. तो ये हार्वेस्टर्स जो है ये शायद नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा कश्मीर से, कश्मीर रीजन यानी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यानी चाइनीज एरिया जो है, तो वो यंगशो कल्चर में हमको जो वहाँ का कल्चर है, चाइनीज कल्चर, ये कंटेम्प्रेरी है, तो वहाँ से भी शायद कई सारी चीज़ें, कई सारे आइडियाज़ उस ज़माने में कश्मीर आ गए थे. तो वो पर्टिकुलरली जब हम इस हार्वेस्टर की जब हम बात करते हैं तो वो हमको गफकराल से यहाँ मिला है, बुरज़ामा से मिला है, तो शायद ये इन्फ्लुएंस. तो ये दोनों तरफ से है, यहाँ से भी है, नॉर्थ ईस्ट से भी है और नॉर्थ वेस्ट से भी है, तो दोनों चीज़ें चल रही हैं. कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको कुछ ऐसे जिनको हम सॉर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स जिनको हम कहते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो शायद उसकी वजह से ये यहाँ पे आ गए थे. तो ये कहानी चलती गई, फिर गफकराल से कई सारे सेटलमेंट से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं. वो कम्युनिकेशन ये धीरे धीरे डेवलप हो गया, तो उसके बाद ये पीक पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है. लेकिन ये सेटलमेंट्स कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई होते गए. जैसे हम पॉपुलरली अगर हम बुरज़ामा को भी देखेंगे, साइड में अभी भी लोग रहते हैं. आप गफकराल जाइए तो अभी भी वहाँ पे है, पोर्टर्स बहुत है, तो एक आध शायद लोग वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में, अदरवाइज सब इन्वॉल्व है वहाँ पे इसी बिजनेस में अभी भी. तो ये कंटिन्यूस चलता गया. तो नियोलिथिक के बाद यहाँ पे और एक जनरेशन हम कहेंगे लोगों की यहाँ पे आ गई. तो उन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टोन रॉक्स को इरेक्ट किया था साइट्स के ऊपर. तो नियोलिथिक के बाद जैसे हम बुरज़ामा को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं मेगालिथिक पीरियड. तो मेगालिथ अगेन स्टोन में ही है, काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स है, तो मेगालिथ्स को इरेक्ट किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए. उसको स्टडी भी किया गया है. कुछ लोगों ने कहा कि दे वर जस्ट ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, दे वर जस्ट ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस को देखना है, टाइम को देखना है. तो कई सारे ऐसे एविडेंसेस हम देखते हैं, उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस को देखा जाता है. मेगालिथिक के बाद यहाँ पे लगभग 200 साल तक कश्मीर में क्या हुआ था हमको कोई आइडिया नहीं है अभी भी. हमें पता है. ये मेगालिथिक पीरियड यहाँ पे अराउंड 1000 BC के आसपास खत्म हो जाता है. तो 1000 BC से लेके अराउंड 800 BC, ये जो 200 साल का जो वक्फा है कबल मसीह से जो ज़माना है, तो अभी भी कोई आइडिया नहीं है. ना हमको राजतरंगी टेक्सचुअल सोर्स कुछ कहते हैं, ना आर्कियोलॉजी ने अभी तक हमको हेल्प किया कि ये 200 साल में कश्मीर में क्या हुआ था. देन 800 के बाद एक फिर से स्ट्रीमलाइन होता है कश्मीर हिस्ट्री, उसको रिडिस्कवर किया जाता है. तो उस 800 के बाद हमको फर्स्ट सेंचुरी यानी 800 ईयर्स हिस्ट्री, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट से हमको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको हम सैमथन नाम से आज जानते हैं. हाँ बिल्कुल. एंड सैमथन इज यस लोकेटेड इन साउथ कश्मीर. बिजबिहाड़ा से जस्ट 1 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे के लेफ्ट साइड में. जब हम यहाँ से जाते हैं श्रीनगर से तो लेफ्ट साइड में है. तो सैमथन से हमको कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशनल एविडेंसेस मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 800 BC अप टू मॉडर्न टाइम्स. कोई ब्रेक नहीं है. एंड दिस इज वन ऑफ द यूनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स परहैप्स थ्रूआउट जम्मू एंड कश्मीर व्हिच हैज नेवर ब्रोकन इट्स टाइज विद पास्ट. जब से लोग वहां पे आ गए 800 BC से कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन चल रहा है. तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे एक्सकैवेशन किया 1980s में, गौर साहब ने किया, वहाँ पे मनी साहब ने किया. तो उन लोगों ने हमको एक क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिया. तो कहा कि जो पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों ने अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है. जैसे वो लोग कहते हैं कि प्री NBPW, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. तो उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम ऐसे समझेंगे कि ये जो पहले 300 साल जो वहाँ पे लोग रहे थे 800 से 500 तक, तो इनके बारे में हम लोग को ये आइडिया है कि दे हैड कंप्लीटली अबैंडन्ड दिस जो नियोलिथिक लाइफ सिस्टम है, बिल्कुल वो नहीं है. तो इन लोगों ने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया, राइस कल्टीवेशन वो लोग कर रहे हैं, आयरन का यूज़ कर रहे हैं, जो पहली बार अब कश्मीर में अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है. एंड दे हैव नाउ कंप्लीटली मूव टू द बेस ऑफ कश्मीर वैली. काफ़ी डाउन आ गई. नियोलिथिक में हम देख रहे थे करेबल्स पे हैं, अब डाउन आ गई. लेकिन डाउन आने का भी एक तरीका था.
एक एक रीजन है कि वो लोग नीचे क्यों आ गए। अब व्हेन वी रिलेट दिस वाटर विद इन कश्मीर वैली विद द लेक जो पहले यहाँ पे था, इस जमाने में बाय द टाइम जब 800 BC स्टार्ट होता है तो पानी शायद काफी नीचे चला गया है, लेवल काफी ड्रेनेज ऑलमोस्ट कंप्लीट अब हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब ये स्वैम्पी एरियाज कहीं कहीं पे है, डाल वगैरह जो जैसे है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो अदरवाइज पानी अब कहीं नहीं है। एंड देयर वाज अ शिफ्ट नाउ, कंप्लीट शिफ्ट। अब ये करेवा से अब बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाते हैं, जीरो पे, 1600 मीटर्स है वो सी लेवल, अभी जो हमारा लेवल है ग्राउंड लेवल कश्मीर का, जहलिम का, तो बिल्कुल ग्राउंड पे आ गए। तो सैमथन इज द अर्लीस्ट साइट, और दैट्स द ओनली साइट एटलीस्ट फॉर 800 ईयर्स, 800 BC से 1st सेंचुरी तक। तो पहले 300 साल में इन लोगों ने कल्टीवेशन किया, राइस आयरन का यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की पॉटरीज बनाते हैं, और ब्रिक्स का यूज होता है, सेटलमेंट्स बनते हैं। अभी धीरे धीरे ये लोग फायरिंग टेक्निक्स पे अब ये लोग इनका अच्छा खासा पकड़ है, तो अलग अलग तरीके के बर्तन ये लोग बनाते थे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से आप रेड बर्तन या ब्लैक जो पॉटरी है वो आप बनाते हैं। तो ये प्रोसेसेस उनको अच्छा खासा आइडिया है। दो न्यूलिथिक में भी था लेकिन इतना ज्यादा क्लियर नहीं था, यहाँ पे अब ये चीजें क्लियर हो रही हैं। लिंक्स डेवलप होते हैं अगेन, क्योंकि आयरन का यूज जो पहली बार अब कश्मीर में हो रहा है अच्छे खासे सिग्निफिकेंट लेवल पे। राइस कल्टीवेशन अब इसलिए पॉसिबल हुआ, इससे पहले नहीं था, बिकॉज न्यूलिथिक में लोग ऊपर रहते हैं करेवर्स पे। अब बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आप करेवर्स पे पानी लेके कैसे जाएंगे, बिकॉज राइस प्लांटेशन में यू रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, वो वहाँ पे है ही नहीं, तो राइस कल्टीवेशन वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो वीर बाले से वो लोग काम चलाते थे, और राइस के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिगिंग करनी है, नीचे जाना है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा सोफिस्टिकेटेड टूल्स का होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आयरन प्रोवाइडेड दोज अपॉर्चुनिटीज टू पीपल कि आप आयरन होज बनाइए, आयरन प्लोशेयर्स बनाइए, आयरन डिगिंग टूल्स आप बनाते थे। तो इनकी वजह से आप जितना ज़्यादा डिगिंग करेंगे उतना, क्योंकि राइस रिक्वायर्स डीप प्लोइंग, तो वो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था यहाँ पे, तो वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। पॉटरी का अलग अलग बनना, सेटलमेंट्स का बनना, तो ये 300 साल तक कश्मीर में चलता रहा। वी नो इट फ्रॉम वन साइड, लेकिन हमको ये बिल्कुल यकीन है कि ये पूरे कश्मीर में वैसे ही चल रहा था, बिकॉज दिस इज नाउ आर्कियोलॉजिकली अटेस्टेड। कार्बन 14 डेट्स हमको ये 300 ईयर्स की हिस्ट्री देती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। लेकिन ये लोग थे कौन? ये बाहर से आ गए थे, ये लोग यहाँ के थे, ये क्या, ये बहुत ज्यादा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो 200 ईयर्स का मिसिंग लिंक बीच में है 1000 BC से 800 BC तक, तो ये थोड़ा सा एक अभी भी टेम्पटिंग क्वेश्चन है कि ना क्या हुआ था, नहीं पता है। क्या ये वही लोग थे जो, बिकॉज गफराल इज जस्ट अगर हम देखेंगे सैटेलाइट व्यू से जस्ट कुछ 10-11 किलोमीटर दूर है सैमथन से, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या ये वही लोग थे दोज हु हैव नाउ ट्रैवल्ड फ्रॉम गफराल टू सैमथन? अभी नहीं पता है, लेकिन कुछ अलग हो रहा है। दैट गिव्स अस अगेन एन आइडिया कि शायद कुछ इन्फ्लुएंसेस अब बाहर से और ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पोट्रीज अलग अलग है, कई सारी चीजें अलग अलग तरीके से डेवलप हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो 200 साल का और 300 साल का और जो टाइम पीरियड था, 500 से नाउ लेके अराउंड 300 तक, 200 BC तक, तो इसको इन लोगों ने, एक्सकेवेटर्स ने, इन लोगों इसको कहा कि दिस इज NBPW पीरियड, इसको नाम दिया NBPW। टेक्निकली हम कहते हैं इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। तो अब ये सिर्फ नॉर्दर्न नहीं है, बिकॉज ये एक स्पेशल डिलक्स टाइप ऑफ पॉटरी लोग बनाते थे पूरे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली। इसका एपिसेंटर जो था दैट वाज नियर बिहार यूपी रीजन, मगध एरिया, वहां से इसको ज्यादा बनाया जाता था। बट इट वाज देन सर्कुलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट। तो कश्मीर में हमको सैमथन में सिर्फ 2-3 शर्ट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। उसके साथ साथ हमको और एक सीरीज कॉइनस का यहाँ मिलता है जिनको हम कहते हैं पंच मार्केट कॉइनस। ये भी इन मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंच मार्केट कॉइनस वर द अर्लीस्ट मीडियम ऑफ करेंसीज एक्सचेंज। तो ये आपको सैमथन से ये भी 2-3 कॉइनस आपको मिल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं, लेकिन बस 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। अगेन जो हमने वहां पे कार्निलियन बीड्स का अभी देखा कि है वहां पे, क्योंकि कश्मीर में NBPW कभी नहीं बनता था, पंच मार्केट कॉइन्स कभी नहीं बनते हैं, तो ये शायद वही ये कल्चरल लिंक फिर से डेवलप होता है नाउ विद द इंडियन प्लेनर्स। पहले तो हम नॉर्थ वेस्ट में देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, नाउ बाय 500 BC ऑनवर्ड्स परहैप्स शायद अब इंडियन
जो गंगा यमुना दोआब जिसको हम कहते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स, यूपी बिहार रीजन जो आज का है, तो मे बी इसके साथ, तो वहां से शायद, या तो वहां से आगे, क्योंकि तगजीला जो है, तगजीला अगेन सर्व्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट हब ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो तगजीला में हमको एनबीपीडब्ल्यू पॉटरी मिलती है। तगजीला से ही पहले यहाँ पे वो बीड्स वगैरह भी आ गए थे, बट वी आर नॉट वेरी श्योर ये आया कहाँ से था, कौन लोग लाए थे, अभी तक ये डिस्कशन ओपन है कि अभी नहीं पता है। तो इसको हम मार्क करते हैं इस टाइम पीरियड को 500-300 एज एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्योंकि इसमें ये एक सॉर्ट ऑफ हम कहेंगे कल्चरल इंडिकेटर है। जैसे हम कश्मीर में इसको पेपर माशी, तो पेपर माशी की चीजें बनती है हमारे पास, बाउल्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, बट दे आर नॉट मेंट फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस, हम उसमें खाना नहीं खाते हैं, ये डेकोरेशन के लिए है। तो एनबीपीडब्ल्यू वाज अ काइंड ऑफ डेकोरेटिव पॉटरी, उसको हम डिलेक्स वेयर भी कभी कभी कहते हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर वो टूट भी जाता है तो सॉर्ट ऑफ वी वर रिवेटिंग इट, उसको बाद में जोड़ा जाता था विद द हेल्प ऑफ आयरन नेल्स। तो ये इतना ज्यादा पॉटरी था, दो वो पॉटरी है, मिट्टी का है, बट स्टिल द वे हाउ दे वर मैन्युफैक्चरिंग इट बहुत पतला रहता है, 2-3 mm का सेक्शन है उसमें प्रोफाइल, और पॉट्स है आपके पास, बाउल्स वगैरह है, डिश ऑन स्टैंड है, कप्स है, कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन इतना वैल्यूएबल है कि अगर टूट भी जाता है तो आयरन को यूज करके छेद करके तो उसको फिर वैसे ही आयरन के साथ, उसको कील के साथ उसको बांधा जाता था। वैसे फिर कीमती चीज होगी, बहुत बहुत कीमती रहता था। जैसे पेपर माशी मैंने पहले ही कहा कि जैसे वो रहता है, तो ये डिलक्स वेयर था, यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए, खाने पीने के लिए नहीं होता था। तो वो इंडिकेटर एक है। इसके साथ आपको चीजें क्या मिल रही हैं, एनबीपीडब्ल्यू है, पंच मार्केट कॉइन्स है, रेड वेयर पॉटरीज है, ब्लैक वेयर पॉटरीज है, अलग अलग टाइप्स के पॉटरीज बर्तन जो है आपको मिल जाते हैं। उसके एसोसिएटेड में हम देखते हैं कि आयरन का बहुत ज्यादा और यूज बढ़ने लगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट हर जगह से आपको एविडेंसेस मिलते हैं। राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कल्टीवेशन की वजह से आपके पास सरप्लस आ जाता है, एंड दैट सरप्लस वाज नॉट यूज्ड इन मार्केट इकोनॉमीज। उसकी वजह से आपकी क्राफ्ट सेंटर्स बढ़ जाते हैं, because people now who are expert in making, let us say, different kinds of potteries, NBPW या पंच मार्केट कॉइन्स, उनको हम देंगे खाने पीने के लिए, राशन दे दो भाई, आप एग्रीकल्चर मत करो, आप काम मत करो, आप यही काम करो। तो अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, एंड सैमथन वाज द फर्स्ट सिटी, इट वाज द सिटी, फर्स्ट सिटी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इट इमर्ज्ड एज द फर्स्ट अर्बन सेंटर इन कश्मीर। ये आपको किसी और सेटलमेंट में दूसरी एविडेंस नहीं मिलती है। उसके बाद तो काफी डेवलप हो गया, और ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ये पहली बार कश्मीर में ऐसा होता है by around 500 BCE that Samthon village now turned into a city, and it served as political capital of the southern segment of Kashmir. Kashmir was divided in Madhavaraja and Kamaraja. महाराज तो कामराज, जो हम पर्शियन सोर्सेज में देखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर। तो जो सदर्न कश्मीर सेगमेंट है सैमथन, ये जो बिजबिहाड़ा रीजन है सैमथन, this served as the capital city of South Kashmir because it turned into an urban center. Things they were coming directly to this area, which is indicative just after the decline of this 200 BCE episode. जैसे ही ये NBPW फेज खत्म होता है, तो इसको कई सारी चीजों के साथ हम और भी रिलेट करते हैं। जैसे we have evidences in कलहंस राज तरंगी, पहली तरंग में ही वो लिखता है कि यहाँ पे एक रूलर था जिसका नाम था अशोका, और इसी जमाने में, इसी टाइम पीरियड में जब हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, वहां पे मौर्यन एम्पायर डेवलप होता है। यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री उससे पहले बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन वहां पे हमको अच्छा खासा एविडेंस मिलता है। तो सम पीपल बिलीव कि ये वही अशोका था, अशोक मौर्य, ये कश्मीर भी आ गया था, लेकिन अभी कन्विंसिंग एविडेंसेस नहीं है। शायद ये हमारा लोकल यहाँ पे अशोक था जो लोकली यहाँ पे रूल कर रहा था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, समझते हैं, लेकिन है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एविडेंसेस आपको नहीं मिलते हैं प्रॉपर। जैसे अशोक जहां भी जा रहा था, वो मौर्यन अशोका, तो wherever he moved, he installed his edicts, inscriptions in the form of rocks or on pillar surfaces. जहां भी जाता है, ये कंधार पहुंच गया, वहां भी लगा दिया, मानशेरा पहुंच गया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पाकिस्तान में, वहां भी लगा दिया। जहां जहां भी जाता है तो ये अपनी इंस्क्रिप्शंस लगाता है। अगर ये कश्मीर आ गया होता तो यहाँ भी हमारे पास होते, यहाँ तो हमको अभी तक एक भी एविडेंस उस चीज का नहीं मिला है। नो डाउट वी हैव पंच मार्केट कॉइन्स, बट जस्ट 2 or 3 pieces. We have punch market coins and NBPW potteries, and again just few shirts. तो वो एक कन्विंसिंग नहीं है कि वो था।
लेकिन अभी भी डिबेट में है क्योंकि एविडेंसेस प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 300 के बाद फिर 300-200 BC के बाद यहाँ पे जैसे अशोक का ये पूरा मौर्यन एम्पायर जब खत्म हो जाता है तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आ जाए, उनको हम कहते हैं इंडो ग्रीक्स, ग्रीस से आ गए थे, यहाँ बसे, यहाँ रुके वगैरह, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंडो ग्रीक्स। यहाँ की ग्रीक्स ओरिजिनली थे ग्रीस से, आ गए, यहाँ आ गए तो कश्मीर पे आ गए। तो कश्मीर में सबसे पहले वो डायरेक्टली सैमथन पे आ जाते हैं। That's why I was telling you कि सैमथन was very important as a regional capital of South Kashmir. तो इधर उधर कहीं नहीं गए, डायरेक्टली they moved and they settled in सैमथन for 200 years. हम लोग को अच्छे खासे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उनकी पॉटरीज हैं, उनके कॉइन्स हैं, अपोलोडोटस की, मेनेंडर की, कई सारे यूक्रेटाइडस, कई सारे रूलर्स जो उनके थे, उनके कॉइन्स आपको मिल जाते हैं प्रॉपर स्ट्रेटिग्राफी में। ऐसा नहीं कि आपने ग्राउंड से उठा दिए, नो, प्रॉपर लेयर्स में उनकी पॉटरी है, प्रॉपर उसको हम लेबल ही कर लेते हैं इंडो ग्रीक पॉटरी। वो दूसरा कश्मीर में आपको कहीं नहीं मिलता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू फेथ कि उनके अपोलो डीटी उनका एक था, वहां पे गॉड गॉडेसेस काइंड ऑफ एक डीटी हमको मिलता है। तो बस स्कॉलर्स बिलीव कि ये अपोलो की है, तो वो आपको सैमथन से वहां प्रॉपर सील के ऊपर आपको एक इंप्रेशन उसका मिल जाता है। पॉटरी के ऊपर भी कुछ नाम मिलते हैं, लिखे हुए हैं ब्राह्मी या खरुष्टी स्क्रिप्ट्स में। तो उससे फिर ये जाहिर हुआ कि ये जो 200 साल थे कश्मीर की, तो ये ग्रीक्स के अंडर रहा। तो कई सारे डेवलपमेंट्स, हम लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट हम देखते हैं, कई सारे जो कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं वो इस जमाने में यहाँ पे हो जाते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर सॉर्ट ऑफ एनकाउंटर विद द आउटर पीपल कि ग्रीक्स आ गए, यहाँ पे रहने लगे, तो एक हाईवे ओपन हो जाता है प्रॉपर कि आप लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे। तो सैमथन में कंटिन्यूअस एविडेंस उसके बाद भी है। जब ग्रीक्स खत्म हो गए तो कुशानस आ गए। तो कुशानस में सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्क, जो उनका एक रूलर था, हुविष्क वगैरह। तो राजतरंगी में वहां से थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी अब अकाउंट्स में देखने को मिल जाती है। तो सैमथन में ये कंटिन्यू कर रहा है। कुशानस के हमको पॉटरी मिलती है, कॉइन्स मिलते हैं। तो कुशानस में एक यूनिक डेवलपमेंट लेकिन कश्मीर में हो जाता है। तो यहाँ पे एक अलग से एक स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो जाता है। तो Kushans they mostly ruled in the northwestern parts of India. Gandhara was their one capital, Mathura was another. अमरावती भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है in South India, in Deccan area, South India area. तो ये जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, ऑल द थ्री, दो ये ग्रीक्स के टाइम में स्टार्ट हुई, लेकिन एक पॉपुलैरिटी इनको मिल जाती है बाय द टाइम इन कुशानस, पर्टिकुलरली जब कनिष्क आ जाता है। एंड कश्मीर ऑल्सो गॉट समहाउ लिंक्ड with the Kushan Empire. They came here, उन लोगों ने रूल किया यहाँ पे। राजतरंगी is also witnessed more than 70 villages और sites हम कहेंगे, settlements सब कहेंगे, they are discovered till date related to these Kushanas. And Sैमथन is one of the best जिससे हमको एविडेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा, ये जो आपने इंडो ग्रीक किंग वो मेंडर की बात करी, मेनेंडर, तो उससे मंसूब एक बड़ा मुकालमा है, मेलेंडपन। हाँ, वो उसके बारे में वो है, कहाँ हुआ, कहाँ वो मुकालमा कहाँ हुआ, ये जो यहाँ पे नाग लीडर था उसके साथ, ये बेसिकली हमको एविडेंसेस मिलती है उसी मिलिंदपन्हो जो टेक्स्ट है, द क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो नागसेना एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था यहाँ का कश्मीर का? नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न। ये लिखता है, बुक्स में लिखा गया है कि जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था, दैट वाज अराउंड 12 योजनास फ्रॉम कश्मीर, यानी वेरी क्लोज टू कश्मीर। 12 योजना कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जैसे किश्तवाड़ तक ही जाएगा, बिल्कुल, हाँ। या यहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं, या साउथ वेस्ट में। तो 12 योजना बहुत क्लोज यहीं पे हुआ है कहीं पे डिस्कशन, क्योंकि कश्मीर जब कनिष्क यहाँ पे आ जाते हैं तो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बुद्धिस्ट एक्टिविटीज बहुत सर्ज कर लेते हैं। हर जगह आप देखते हैं लैंडस्केप चेंज होता है। जैसे इबादत के लिए आप स्तूपा बनाते हैं, विहारस बनाते हैं, मोनेस्ट्रीज बनते हैं, चैत्यास बनते हैं, टेम्पल्स बनते हैं बुद्धिस्ट्स के। तो हर जगह आपको मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी कुशन रिमेन्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आप हरवन देखते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा एविडेंस मिलता है। कनिष्पुर में आपको एविडेंसेस मिलते हैं, सैमथन से आपको कई सारे साइट्स ऐसे हैं जहाँ से एविडेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन उससे रिलेटेड जो मैं भी बात कर रहा था स्कूल्स ऑफ आर्ट की, कि कश्मीर में एक यूनिक डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ का एक अपना टेराकोटा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो जाता है, जिसको मैंने नाम रखा है कश्मीर टेराकोटा स्कूल ऑफ आर्ट। एजाज बांडे साहब ने काम किया है कुछ इस पे इससे पहले भी, लेकिन मैंने थोड़ा सा और इसको डिटेल में फिर समझा कि यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो हमारे लोकल थे।
क्योंकि जो लिंक एक डेवलप पहले ही हुआ था ग्रीक वर्ल्ड के साथ, तो उस जमाने में आर्टिस्ट वगैरह वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उन लोग का वहाँ पे अच्छा खासा एक अपना डेवलपमेंट हुआ था। तो कश्मीर में इवन कुशाना से पहले शायद ये सारी डेवलपमेंट्स कश्मीर में हो जाती हैं। तो उसको मैंने लेबल ही किया है कश्मीर टेराकोटा स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट लिखते हैं, मथुरा लिखते हैं, अमरावती लिखते हैं, वैसे ही कश्मीर टेराकोटा स्कूल ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे उन लोगों ने कई सारी अलग अलग चीजें टेराकोटा में बनाने स्टार्ट की। लेकिन जब हम पूरे इंडिया में देखते हैं तो मेजॉरिटी जो आर्टिजन्स की वहाँ पे क्राफ्ट्समैन की थी, तो वो लोग अपना हुनर जो है स्टोन में दिखाते थे। गंधार वाले भी हैं, मथुरा वाले भी हैं, अमरावती वाले, सब स्टोन में काम कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल। लेकिन कश्मीर एक यूनिक डेवलपमेंट हो जाता है कश्मीर में। यहाँ पे चीजें क्या होती है, मिट्टी में लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। आपने फिगरीन्स बनाए, सैमसन से बहुत क्लियर है, हरवन से क्लियर है। आपने ह्यूमन्स की बनाई, एनिमल्स की बनाई, टॉयज बनते थे बच्चों के लिए, बैंगल्स बनते हैं, बीड्स बनते हैं, रबर्स, चिकन रबर्स बनते हैं, कई सारी चीजें सैमसन से मिली है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल जो उनका जो रिजल्ट जो आर्टिस्ट का था, दैट वाज इन द मेकिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेराकोटा टाइल्स, जिसके लिए स्कूल माना जाता था। तो ये टाइल बेसिकली वेज शेप का टाइल जो हम आज भी यूज करते हैं वैसा, लेकिन काफी बड़ा, 2 फीट का, लगभग 2 फीट का। इसके ऊपर इंप्रेशन होता था, कभी आदमी है, कभी औरत है, कभी जानवर है, कभी पेड़ है, कभी कुछ है। तो अराउंड 24 सेटलमेंट से अभी तक हमको ये टाइल्स भी मिले हैं, अराउंड 24, जो मैंने अभी तक ना सॉर्ट ऑफ अभी तक जो पढ़ा है। यानी अच्छा खासा डेवलप हुआ था कश्मीर में उस जमाने में। तो बुद्धिज्म से इसका रिलेशन था, क्योंकि ये जितने भी टाइल्स आपको मिल जाते हैं, दे वर सॉर्ट ऑफ उनको पेव किया जाता था, लगाया जाता था। जो बुद्धिस्ट आपका कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मॉस्क है, टेम्पल है, तो जो उसका सहन जो रहता है, आंगन रहता है, तो आंगन में आप टाइल्स लगाते हैं। तो मोस्टली बुद्धिस्ट जितने भी सेटलमेंट्स है, हुटमुरा में हमको साउथ कश्मीर में ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स मिले हैं। होइनार है, लिडरू है, कुटबल है, कई सारी साइट्स है। तो ये टेराकोटा स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे और खत्म होने को चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उस जमाने में हुआ था कि कश्मीर नाउ गॉट हुक्ड टू दी फार वेस्ट। मिरखांद एक पर्शियन सोर्स हमारे पास है, तो वहां पे वो लिखता है कि जो पर्शियन रूलर्स जो शॉल्स गिफ्ट करते थे रोमन प्रिंसेसेस को, देवर शॉल जो चाहे वो मतलब उसको हम, मुझे टर्म प्रॉपर अभी याद नहीं आ रहे हैं, वो बना था उससे, लेकिन जो नाम भी उस गारमेंट का है, ये गारमेंट रहता था, वो गारमेंट उसको गिफ्ट किया जाता था। तो लेकिन उसका जो मटेरियल था, ये वो गारमेंट जो आता था, दैट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हिमालयन कश्मीर। ये लिखा है वहां पे। पालमीरा एक और जगह है वहां पे सीरिया में, तो वहां पे जब एक्सकविशन होता है, तो एक्सकविशन में चाइनीज एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनलेरू, वो लिखता है कि वहां पे जो एक उनको एक आइटम मिला था जिसको कॉस्टस के नाम से हम जाते हैं, कोहत जाते हैं, तो वो कोहत जो है दैट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम कश्मीर। माय गुडनेस। एंड सम 1500 years ago. So it was only because of these Indo-Greeks जब वो यहाँ पे आ गए, कुशानस जब आ गए, because they were outsiders, foreigners थे, invaders थे, तो invasion के through they opened up these highways and people they moved outside. उसके साथ साथ उन लोगों ने ये चीजें यहाँ से ले ली। जैसे आज भी हम देखते हैं शॉल वाले पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बेचने के लिए जाते हैं। तो ये शायद इसका जो लिंक है वो तब से चल रहा है। यहाँ पे चीजें बनती हैं, they were moving outside, तो वहां पे जाती हैं। तो पालमीरा से एविडेंसेस है, मिरखान के इस टेक्स्ट में हमको एविडेंसेस मिलते हैं कि चीजें यहाँ से बाहर चली जाती थी उस जमाने में। तो इतना ज्यादा डेवलप हो गया, रोम तक ये सारी चीजें हमारी वहां पहुंच गई। तो सिल्क कल्टीवेशन भी उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे, लेकिन अब लिंक्स कुछ हम कहेंगे 200-300 साल हम फिर से थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है कि फिर क्या हुआ। तो टेक्स्ट में या क्वाइन्स में हम देखते हैं कि किडर कुशन नाम का कोई यहाँ पे ग्रुप आ गया था, उन लोगों ने रूल किया, फिर हुन्नाज आ गए थे। तो हुन्नाज के बाद फिर 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में पहली बार फिर कश्मीर का एक लोकल किंगडम फिर इमर्ज हो जाता है, जिसको हम कारकोटास कहते हैं। लेकिन सैमथन में फिर हमको कारकोटास की भी एविडेंस मिलती है, उत्पालास के भी मिलते हैं, लोहाराज के भी मिलते हैं, सल्तनत का भी मिलता है, मुगल्स का भी, सिख्स का भी, अफगान्स का भी, और मॉडर्न तक अभी भी सैमथन वहीं पे है। ये एविडेंसेस हमको किसी और सेटलमेंट में एज सच नहीं मिलते हैं। खैर नाज़रीन, ये रही कहानी। यूजुअली हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो
एक ज़माना वो भी था जब हिस्ट्री किताबों से पढ़ी जाती थी, जो हमारे पुराने मखतूतात हुआ करते थे, हमारे स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, उनको रेफरेंस बना के हिस्ट्री लिखी जाती थी। लेकिन हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये बात तय है। जैसे कि ये जो नौकरी किंग था, उसके साथ जो मुकालमा हो गया कश्मीर के मज़ाफ़ात में, वो किताब अब भी मौजूद है और वो हज़रत ईसा के पैदा होने से बहुत पहले की कहानी है, वो भी मौजूद है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान जो कश्मीर में इंसान रहा है, उसने हमेशा अपनी छाप छोड़ी है, और वो छाप ये जो हमारी सबसे पुराने माखज़ हैं रिटन तारीख के, ये जो छाप है ये उससे पहले की कहानी है। जो लोग ये वो साइंस है जो यहाँ के आलिम जानते हैं, क्योंकि आजकल हम उस दौर में हैं जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं, जब हम पुरानी ये जो साइट्स हैं उनको आराम से परत दर परत स्टडी कर सकते हैं। तो एक कहानी होती है और ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है। खैर, आपको आज की किस्त कैसी लगी, आज की कन्वर्सेशन कैसी लगी, हमें बता दीजिएगा। ऐसा मुमकिन है कि हम इस कन्वर्सेशन को और खींचते, लेकिन हम आपको एक ही बार पूरी कहानी बताएं तो मज़ा नहीं आएगा। आप पूछ लीजिएगा अगर आपके पास कुछ सवाल हो जिनके जवाब हम इस कन्वर्सेशन में शायद हम नहीं दे पाए, कोशिश करेंगे रशीद साहब उनके जवाब बाद में दे देंगे, या कई आने वाले दिनों में किसी और दिन उनको एक बार फिर तकलीफ़ दे देंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, हमें अपनी आरा से नवाजिएगा। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमको देखा, और रशीद साहब, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आपने हमको इतना टाइम दिया और अपने इल्म का इतना बड़ा खासा हिस्सा हमारे साथ शेयर किया। हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं।